In this lecture, we will discuss the new chapter, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics is also called a directional law or qualitative law or law of degradation of energy. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये अलग नाम है, इनको इस नाम से भी बुलाया जाता है, डायरेक्शनल लॉ, क्वालिटेटिव लॉ और लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इनके ये नाम हमने क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, तो इस लॉ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर किसी एक प्रोसेस में हमें वर्क और इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, तो हम वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र की। अगर हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू दी हुई है, वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यू दी हुई है, तो उस प्रोसेस का हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब हम वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी। तो अगर वर्क ट्रांसफ़र इतना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी प्रोसेस में इतना है, तो फिर हीट ट्रांसफ़र की क्वांटिटी कितनी होगी। तो इसीलिए जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें सिर्फ हीट, वर्क और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के मैग्नीट्यूड या क्वांटिटीज़ का पता लगता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और क्वांटिटीज़ का पता लगता है। तो इसीलिए इस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें हमें एनर्जी की क्वालिटी का पता नहीं लगता है, एनर्जी की क्वालिटी का पता नहीं लगता है। एनर्जी की क्वालिटी का पता हमें लगता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ, सॉरी क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ, क्योंकि ये जो है वो एनर्जी की क्वालिटी को बताएगा। अब एनर्जी की क्वालिटी होती क्या है उसको भी अभी हम समझेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें सिर्फ क्वांटिटी का पता लगता है। ठीक है, हम यहाँ से हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं, हम यहाँ से वर्क ट्रांसफर निकाल सकते हैं, हम यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये पता लग रहा है कि वर्क और हीट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट इज एनर्जी, वर्क ट्रांसफर इज एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर इज एनर्जी। तो सारे के सारे क्या है, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन उस एनर्जी में किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे, ये हमें पता लगेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो है एक डायरेक्शनल लॉ भी हम इसको बोलते हैं। डायरेक्शनल लॉ का मतलब ये नहीं है कि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम, या फिर वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि हीट से वर्क में जा रहा है या वर्क से हीट में जा रहा है। ठीक है, जो कन्वर्जन है वो हीट से वर्क में कन्वर्जन हो रहा है या वर्क से हीट में कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ भी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें डायरेक्शन का भी पता लगेगा कि आइदर हीट टू वर्क कन्वर्ट हो रही है एनर्जी या फिर वर्क टू हीट कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम इसको डायरेक्शनल लॉ। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। अब ये डिग्रेडेशन क्या है, डिग्रेड होना मतलब बेकार होना, डिग्रेड होना किसी चीज की क्वालिटी खराब होना, गिरना। क्वालिटी गिरने का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन। अब हम इसको डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, उसके लिए हम पहले कुछ टर्म समझते हैं। ठीक है, वो टर्म्स क्या हैं, टर्म्स आर, अभी हमने जो देखा वो हमने देखा कि हीट ट्रांसफर इज एन एनर्जी, वर्क ट्रांसफर इज एन एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एन एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को तो हम अभी इधर साइड रख देते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ अभी वर्क और हीट की। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हम जो बात कर रहे हैं वो वर्क और हीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इनिशियल स्टेटमेंट था फॉर द साइकिल, वो क्या था, for the cyclic process the change in heat transfer is equals to change in, sorry, total heat transfer is equals to the total work transfer।
तो हम यहाँ पे इस दो तरह की एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें यही पता लग जाता है कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी पता लग रही है, क्वालिटी पता नहीं लगी। क्वालिटी हमें यहाँ पे पता लगेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली ये दोनों ही क्या हैं, दी हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो एनर्जी है उसको तो हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, ग्रेडिंग की बात चली ना, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, तो एक को तो हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, और दूसरे को हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। अब ये है क्या, लो ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते या जो हमारे ज्यादा काम की नहीं है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड दैट इज वेरी यूजफुल टू द टू producing some effect, some useful effect, to producing some useful effect. तो that type of energies are high grade energy. अब इसमें अगर हम इन दोनों का क्लासिफिकेशन करें, हीट और वर्क का, तो हीट ट्रांसफर इज एन लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर इज एन हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, हीट ट्रांसफर इज इन लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर इज इन हाई ग्रेड एनर्जी। टाइप्स ऑफ वर्क हमने डिस्कस किए थे। हीट ट्रांसफर में क्या है, हीट ट्रांसफर को लो ग्रेड एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हम उसको डायरेक्टली कहीं पे यूज नहीं कर सकते, हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा मतलब डायरेक्टली कहीं यूज नहीं कर सकते मतलब नहीं है, जैसे समर में अगर आप हीटिंग पर्पस के लिए बात करो तो वहां पे डायरेक्टली यूज हो रही है, बट उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। लो ग्रेड एनर्जी का यानी कि हीट का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है और डायरेक्टली हम उसको कहीं पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं आईसी इंजन्स का, जो आपके ऑटोमोबाइल हैं, वहाँ पे भी हमारे पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, हीट एनर्जी तो है, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल, तो वो किस फॉर्म में है, केमिकल। जब हम फ्यूल का कंबशन करते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट, और फिर उस हीट को हम कन्वर्ट करते हैं वर्क में, तभी तो आपका जो व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, वो मूव करता है। या फिर आप अगर स्टीम पावर प्लांट ले लेते हैं तो स्टीम पावर प्लांट में हमारे पास जो एनर्जी है वो किस तरह की है, हीट की फॉर्म में है। स्टीम जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इस हीट की फॉर्म में है वहाँ पे भी एनर्जी, पर उसको भी हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैस टरबाइन का केस ले लेते हैं, जेट इंजन जहाँ पे उड़ते हैं वहाँ भी जो एनर्जी है वो फ्यूल। तो जहाँ पे भी एनर्जीज है, थर्मल थर्मल एनर्जी की फॉर्म में है हमारे पास या हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है, तो वो उसका डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं, हम उसको पहले वर्क में कन्वर्ट करते हैं और वर्क को फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वर्क चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वर्क जो है बेसिकली क्या है, मैकेनिकल मोशन होता है। वर्क इज मैकेनिकल मोशन। मैकेनिकल मोशन दो तरह का हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग या फिर रोटरी मोशन। तो जहां पे भी रेसिप्रोकेटिंग है, आइदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमारे पास है या फिर रोटरी मोशन है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हीट ट्रांसफर को बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क ट्रांसफर को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, तो अगर लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी यानी कि हीट से वर्क में कन्वर्जन कहीं पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपग्रेडेशन, और अगर वर्क से जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिग्रेडेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की ग्रेड बताता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की ग्रेड बताता है। अगर हीट है तो लो ग्रेड एनर्जी और वर्क है तो हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, हीट इज एन लो ग्रेड एनर्जी, वर्क इज एन हाई ग्रेड एनर्जी। अब हम नेक्स्ट थिंग करते हैं। एक और स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंडर में, दैट लो ग्रेड एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि जो लो ग्रेड एनर्जी, अगर हमारे पास 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी है अवेलेबल हमारे पास हीट की फॉर्म में यानी कि लो ग्रेड एनर्जी की फॉर्म में, तो उस 100 किलो जूल, ऐसा दुनिया में कोई भी डिवाइस नहीं है जो 100 किलो जूल हीट से 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट के
कंप्लीट कन्वर्जन, ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन नहीं हो सकता, कन्वर्जन तो हो ही सकता है, आईसी इंजन में, गैस टरबाइन में, स्टीम पावर प्लांट में कन्वर्जन ही तो हो रहा है, लेकिन जितना हीट अवेलेबल है उतना नहीं हो रहा है, वर्क उससे कम ही रहता है। तो इसलिए एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आता है इस यूनिट 2 के अंदर स्टार्ट इंट्रोडक्शन में, दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे अगर आपने इस कंप्लीट वर्ड को हटा दिया तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एक वर्ड से ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। मैंने क्या स्टेटमेंट बोला, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। अगर आपने कंप्लीट हटा दिया तो सिर्फ क्या आ जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कन्वर्जन तो नहीं है, कन्वर्जन तो हर जगह हो रहा है, आईसी इंजन भी क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम टरबाइन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्जन तो पॉसिबल है, कन्वर्जन तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कंप्लीट कन्वर्जन, सारे का सारा जितनी हीट अवेलेबल है उतना हीट को वर्क में कन्वर्ट कोई भी डिवाइस नहीं कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे रोल आता है इफिशियंसी का, जितना कन्वर्ट कर रहा है दैट इज द इफिशियंसी ऑफ द डिवाइस। अगर 100 किलो जूल में से 40 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट होगी तो 40% इज द इफिशियंसी ऑफ दैट डिवाइस। अगर 100 किलो जूल में से 30 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो गई तो 30 किलो जूल इज द इफिशियंसी ऑफ दैट ड्राइव। तो वो तो ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो भी ड्राइव यूज कर रहे हैं, वो कितना उस 100 किलो जूल में से वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइव। ठीक है, तो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। दैट इज that's why this second law of thermodynamics is also known as the law of degradation of energy, because it tells us the grade of the energy. Heat is the low grade energy and work is the high grade energy. ठीक है, तो दैट इज सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट क्या था, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू द नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर। या फिर एक और स्टेटमेंट इसका था, वो क्या था, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भी अपने स्टेटमेंट हैं, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं, तो इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक नहीं दो स्टेटमेंट। तो समझ में आ गया डायरेक्शनल लॉ क्यों बोलते हैं, क्वालिटेटिव लॉ क्यों बोलते हैं, और लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को। अब आते हैं इसके फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका एक अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। The first statement of second law of thermodynamics is known as Kelvin-Planck's statement। ये केल्विन और प्लांक ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, इन दोनों ने मिलके इस स्टेटमेंट को दिया है। जो केल्विन है, इनका आप देख रहे हो कि पहले भी आप नाम सुन चुके हो कई बार। तो जो केल्विन है, ये इनका काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है, काफ़ी ज़्यादा रोल रही है थर्मोडायनेमिक्स में, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो काम किया है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, इसलिए इनका जो नाम है वो बार बार थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता रहता है। तो इस स्टेटमेंट का नाम है केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, या जो दूसरा स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, वो निगेटिव स्टेटमेंट है। निगेटिव कहने का मतलब कि वो उल्टे शुरू होते हैं। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेट इन ए साइकिल। अच्छा, ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेट इन ए साइकिल। अगर साइकिल की बात नहीं कर रहे होंगे तो फिर ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, हम पूरी साइकिल जहाँ पे कंप्लीट हो रही है, पूरी साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। तो क्या है स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल produces work continuously while interacting with a single reservoir। while interacting with a single reservoir, इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट को पहले समझ लीजिए।
इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि किसी साइकिल में काम कर रहा हो, साइकिल में ऑपरेट हो रहा हो और कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, जबकि वो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो ऐसा डिवाइस हम नहीं बना सकते जो कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, एक साइकिल में काम करते हैं। साइकिल में काम करने को क्यों बोल रहे हैं, मतलब वो रिपीट होता रहे। साइकिल का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट आने के बाद फिर से रिपीट हो जाती है, फिर से रिपीट हो जाती है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस, मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो एक साइकिल में ऑपरेट होते हुए कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करे, जबकि वो एक सिंगल रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या एक सिंगल रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में है या सिंगल रिजर्वायर के साथ उसका संबंध है, बाकी किसी और रिजर्वायर से कोई भी संबंध नहीं। अब बात करते हैं रिजर्वायर क्या है। व्हाट इज द रिजर्वायर? ठीक है, रिजर्वायर क्या होते हैं? रिजर्वायर दो तरीके के होते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। एक को हम बोलते हैं सोर्स और दूसरे को बोलते हैं सिंक। सोर्स वो रिजर्वायर होते हैं जिनके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है देने के लिए। ठीक है, दीज टाइप ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या होता है, जहां पे कोई चीज रिजर्व करके रखी जाती है। ठीक है, रिजर्वायर मीन्स जहां पे कोई चीज रिजर्व करके रखी जाती है। तो सोर्स इज ए टाइप ऑफ रिजर्वायर एंड सोर्स में हमने क्या रिजर्व करके रखा हुआ है, हीट को रिजर्व करके रखा हुआ है और सोर्स के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सन। सन इज ए सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो सन के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है तो दैट इज ए सोर्स ऑफ हीट। दूसरे टाइप के जो रिजर्वायर होते हैं वो होते हैं सिंक। सिंक क्या होते हैं भाई, सिंक बताओ जरा क्या होते हैं। सिंक होते हैं जहाँ पे जैसे हमने यूज़ करते हैं पानी के लिए, जो हमारे वॉश बेसिन में होता है उसको हम सिंक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कितना भी पानी हम डंप करते रहे वो सारे का सारा उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। तो कितना भी पानी हम उसको दे दें वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर जाता है। भाई कहाँ जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमें ये तो दिख रहा है ना कि वो सारे पानी को एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। अब वो कहाँ ले जाके उसको डाल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कितना भी पानी हम वॉश बेसिन में डालें, उसे सिंक में डालें, वो सारे का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा निकाल देगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिजर्वायर हम देख रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ रिजर्वायर दैट इज सिंक, वो क्या करेगा, जैसे वो पानी के लिए सिंक होता है, वैसे ये जो सिंक है वो किसके लिए होगा, हीट के लिए सिंक होगा। मतलब सिंक जो है वो इस ऐसे टाइप के रिजर्वायर हैं जिसमें हम कितनी भी हीट को डंप करें वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मींस sinks are the type of reservoir that can absorb infinite amount of heat। ठीक है, तो रिजर्वायर जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम दो तरह के रिजर्वायर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द सोर्स, फर्स्ट वन इज सोर्स एंड सेकंड वन इज सिंक। ठीक है, सेकंड वन इज सिंक। तो सिंक का समझ में आ गया। सिंक क्या है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज सिंक। और सोर्स क्या है, जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी डिवाइस को, दीज आर द सोर्स। तो एग्जाम्पल समझ गए, सोर्स का एग्जाम्पल होता है जैसे आपका सन होता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है उसके पास। और सिंक का जैसे वाटर के लिए वॉश बेसिन होता है, वैसे ही हीट के लिए भी सिंक होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट आप समझ लीजिए, इन्वायरमेंट में कितनी भी हीट आप रिलीज कर दीजिए, क्या इन्वायरमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इन्वायरमेंट इज ए टाइप ऑफ सिंक भी हो सकता है। अब एक और क्वालिटीज हैं इनकी, सोर्स और सिंक की, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सोर्स इज ए टाइप ऑफ रिजर्वायर दैट हैज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट। तो उससे हम कितनी भी हीट, जो सोर्स है वो कितनी भी हीट प्रोड्यूस कर ले, कितनी भी हीट वहां से हम निकाल लें, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। तभी तो भाई वो, तभी तो उसको हम सोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है कि हम उसमें से कितनी भी हीट निकाल लें उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब उसके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है। और वैसे ही सिंक के लिए भी एप्लीकेबल।
सिंक क्या है, उसमें हम कितनी भी हीट को डंप कर दें, सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जैसे सोर्स का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है कितनी भी हीट वहां से लेने से, वैसे ही सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा कितनी भी हीट चाहे हम उसमें डंप कर देते हैं। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की सिंक की। तो दीज टू टाइप ऑफ रिजर्वायर, सोर्स एंड सिंक, जो हम यूज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दिस इज अ केल्विन प्लॉन्क स्टेटमेंट कि हम ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो कि एक साइकिल में ऑपरेट करते हुए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता रहे, जबकि वो किसी एक रिजर्वायर से, या तो सोर्स से या फिर सिंक से, किसी एक रिजर्वायर से इंटरेक्ट कर रहा हो। ऐसा इम्पॉसिबल है। एक से ज्यादा रिजर्वायर से इंटरेक्ट करेगा तभी वो साइकिल में ऑपरेट करते हुए वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर किसी एक ही रिजर्वायर से वो कर रहा होगा तो फिर नहीं कर सकता वर्क प्रोड्यूस। मतलब कि हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते कि वो सोर्स से हीट लेने के बाद उसको पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, जो हमने देखा ना अभी। तो ये क्या है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। तो अगर हमने ऐसा कोई डिवाइस बना लिया, तो सपोज वो एक ही रिजर्वायर के कांटेक्ट में है सोर्स के साथ, और सोर्स से वो 100 किलो जूल ऑफ हीट को इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर उस डिवाइस ने सोर्स से 100 किलो जूल ऑफ हीट लिया, और अगर वो 100 किलो जूल हीट को ही वर्क में कन्वर्ट कर देगा, तब तो हमें दूसरे रिजर्वायर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 100 किलो जूल में से सपोज कि 70 किलो जूल को ही वर्क में कन्वर्ट कर पाए, तो बाकी का 30 आप कहाँ लेके जाओगे? तो बाकी का 30 आपको कहीं पे डंप करना पड़ेगा, किसी सिंक में देना पड़ेगा। और अगर आप सिंक में दे रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे रिजर्वायर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अगर जो डिवाइस है वो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करके उस सारे के सारे को वर्क में कन्वर्ट कर दे, तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता। इसीलिए हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो एक ही रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट करते हुए किसी साइकिल में ऑपरेट होते हुए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता रहे। ठीक है, तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो दैट इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि हम एक डिवाइस ले लेते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं इंजन, और चूंकि वो इंजन हीट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं हीट इंजन। तो हम एक इंजन ले लेते हैं, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो किस तरीके का इंजन। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हमने एक जनरल नाम दिया है उसको, एक इंजन है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हीट इंजन। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से कि इट इज इम्पॉसिबल। देखिए निगेटिव स्टेटमेंट में इसको इसलिए बोल रहा था भाई, ये इस तरीके से भी तो बोल सकता था, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, जो उसको स्टेटमेंट को चेंज कर देता। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो निगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हम कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते। नहीं वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव स्टेटमेंट। तो इसका मतलब अगर कि एक रिजर्वायर से, याद देखिए अब इसमें क्या है कंडीशन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस, मतलब हम एक ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो कि एक ही साइकिल में ऑपरेट होते हुए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, जबकि वो एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो ऑपरेटिंग इन ए साइकिल, दूसरा प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली, और तीसरा इंटरेक्टिंग विद ए सिंगल रिजर्वायर। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज जाएगी तो फिर ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। मतलब अगर वो डिवाइस साइकिल में ऑपरेट नहीं कर रहा हो तब हम ये स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। अगर वो हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया तो या तो वो साइकिल में ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, या फिर वो कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, या फिर वो एक से ज्यादा रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन है तो फिर इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दैट डिवाइस। ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। मैंने बताया था आपको वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो जैसे कि आईसी इंजन्स हैं, स्टीम टरबाइन हैं, गैस टरबाइन हैं, ये सब क्या हैं? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, और जैसे आपका घर में रेफ्रिजरेटर है, कंप्रेसर है, पंप है, ये सब क्या है? वर्क
कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं, ये वर्क को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद आपको कुछ आउटपुट देंगे। और ये हीट इंजन ये सब क्या है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं कि जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, दीज डिवाइसेस आर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, और जो हीट को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हीट में करें, वर्क को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी, तो जो हाई ग्रेड एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं दीज आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, और जो हाई ग्रेड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं दीज आर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, तो ये जो डिवाइस की बात चल रही है, दैट डिवाइस इज द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, और उस वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस को हम बोल देते हैं हीट इंजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट से वर्क में कन्वर्जन की बात चल रही है, इसलिए हम उसको हीट इंजन बोल देते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि वो किस तरीके का इंजन है, कोई इंटरनल कंबस्शन इंजन है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, गैस टरबाइन है, किस तरीके का इंजन है हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक जनरल नाम दे रहे हैं हीट इंजन। तो ये जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस का, जिसको बोल रहे हैं हीट इंजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमने बनाया है एक, यहाँ पे ये हमने बनाया है एक सोर्स, दिस इज ए सोर्स, और इस जो सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स का जो टेम्परेचर है दैट इज TH, TH इज द सोर्स टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। अब इस TH से क्यों डिनोट कर रहे हैं, H का मतलब है हाई टेम्परेचर और L का मतलब होगा लो टेम्परेचर, तो इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं TH से। ये हमने एक नीचे एक बनाया है सिंक, तो सोर्स क्या है, जहां से हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ले सकते हैं, और सिंक क्या है, जहां पे हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे सकते हैं। लेकिन इनके टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे, ना ही तो TH चेंज होगा और ना ही TL चेंज होगा। तो TL क्या है, लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो यहाँ पे एक हमने बनाया है सिंक, और यहाँ पे एक बनाया है हमने सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर है TH, सिंक का टेम्परेचर है TL। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक ऐसा डिवाइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट में डिवाइस की बात हुई थी, हम उस डिवाइस की बात कर रहे हैं, एंड उस डिवाइस को हम बोल रहे हैं हीट इंजन। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि इस सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट इज Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा कोई डिवाइस हम नहीं बना सकते, कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो इस सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, जबकि सिंक का ही रोल ही ना हो। तो अगर हमें ऐसा डिवाइस बनाना है, तो या तो हमें, या तो मैंने बताया अभी, या तो वो साइकिल में ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, या फिर वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। तो हमें साइकिल में भी ऑपरेट कराना है, क्योंकि बार बार रिपीट भी तो होना है, ऐसा थोड़ी कि एक ही बार बस वर्क प्रोड्यूस करना है, और वर्क तो प्रोड्यूस करना ही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं, हम इस इम्पॉसिबल को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्टिंग विद सिंगल रिजर्वायर की जगह हम इंटरेक्टिंग विद मोर देन वन रिजर्वायर कर देंगे, तो फिर ये इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सोर्स के साथ में एक यहाँ पे सिंक भी ऐड कर दिया, तो Q1 से जितना वर्क में कन्वर्ट होगा उतना हो जाएगा, वो तो इसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और बाकी जो बचेगा वो हम सिंक में ले लेंगे। तो फिर इस तरीके का डिवाइस जो है वो बनाना पॉसिबल है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन जो आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो फ्यूल की है वो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट में कन्वर्ट होती है, फिर उस हीट के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम ब्रेक पावर बोलते हैं, जो शाफ्ट में मिलती है आपको। तो वहां से वर्क प्रोड्यूस होता है, और वर्क प्रोड्यूस होने के बाद जो बाकी की हीट रह जाती है, क्योंकि जितनी हीट रिलीज हुई फ्यूल के कंबशन के बाद जितनी हीट रिलीज हुई वो सारी की सारी तो कन्वर्ट हुई नहीं, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन तो इम्पॉसिबल है। तो बाकी जो बची वो कहाँ निकल जाती है, एग्जॉस्ट में निकल जाती है। कहाँ पे निकल जाती है, सिंक में। और सिंक क्या है उसके लिए, एटमॉस्फेयर। सोर्स क्या है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है वो उसके लिए सोर्स हो जाता है, और जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि सारी हीट कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, तो एनवायरनमेंट उसके लिए क्या हो गया, सिंक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि उस एनर्जी को हम सिंक में नहीं छोड़ते, तो बाकी जो एनर्जी बची, मीन्स जो बाकी का उसका एग्जॉस्ट प्रोसेस में जो उसका धुआं बचा अंदर का, अगर हम उसको उसके पास जो एनर्जी है उसको हम एटमॉस्फेयर में नहीं लेके जाते, तो फिर कैसे वो डिवाइस बनेगा भाई, वो धुआं कहीं ना कहीं तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो जहां भी हम छोड़ेंगे उसको वो सिंक हो जाएगा। तो दूसरा जो रिजर्वायर है वो तो कंपलसरी है, बिना दूसरा रिजर्वायर लगाए हम ऐसा कोई इंजन, ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं सकते जो एक ही रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट करते हुए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। तो वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरे रिजर्वायर का यूज करना ही पड़ेगा, दैट इज श्योर, या 100%। तो इस तरीके का डिवाइस हम बना सकते हैं कि जो एक सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करे, उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, जितना पॉसिबल हो उतना कर दे, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी उतना कर देगा। 100 किलो जूल लेगा, अगर एफिशिएंसी 40% है तो 40 किलो जूल कर देगा, 60% है तो 60 किलो जूल कर देगा, और बाकी जो बचेगी वो सिंक में चली जाएगी। तो इस तरीके का जो डिवाइस है वो हम बना सकते हैं। अब देखो कितनी एनर्जी को वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, कितनी हीट को वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, दैट विल डिपेंड द इफिशिएंसी ऑफ द ऑन द इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो वो तो हीट इंजन की इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या निकली, ये डब्ल्यू नेट, भाई जितना वर्क में कन्वर्ट कर रहा है वो तो उसकी आउटपुट हो गई, और इनपुट क्या होगी Q1, जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया था। अब ये जो है पूरा का पूरा एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा है, ये जो साइकिल है मतलब कंटिन्यूसली चल रही है, यहाँ से हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, सोर्स से वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और बाकी का जो है वो सिंक में। तो पूरी साइकिल के लिए अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डी क्यू इज इक्वल टू, पूरी साइकिल के लिए जो होगा डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू क्या है, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। दिस Q1 ये किसके लिए लगा रहे हैं, हीट इंजन के लिए। हीट इंजन में क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम क्या है, हीट इंजन है, तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज Q1 एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम इज Q2। तो रिजेक्टेड क्या होती है, माइनस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर कितना है, वर्क ट्रांसफर कितना है, डब्ल्यू नेट, और डब्ल्यू नेट क्या है, वर्क, क्योंकि प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नेट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता लगा, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। और बाकी यहाँ पे तो सिर्फ हमें क्वांटिटी का पता लग रहा है, क्वालिटी का नहीं पता था हमें, डायरेक्शन का नहीं पता था, किधर फ्लो हो रही है, क्या है, वर्क से हीट कन्वर्ट हो रहा है या हीट से वर्क बनना है, कुछ नहीं पता था हमें उस समय। ठीक है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता लग गया कि हीट इज कन्वर्टेड टू द वर्क, यानी कि डायरेक्शन का पता लग गया, क्वालिटी का पता लग गया। यहाँ पे हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी, क्या हो रहा है, हीट इंजन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में। तो ग्रेड भी बता रहा है, क्वालिटी भी बता रहा है, और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो दिस इज द, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ, क्वालिटेटिव लॉ, और लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से क्या हमने निकाला, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ठीक है, अब देखिए इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, इसकी जो हीट इंजन है उसकी जो इफिशियंसी है वो कितनी होगी, इफिशियंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, डब्ल्यू नेट, और इनपुट क्या है, Q1। Q सप्लाई जो हमने की, इसको जो सप्लाई किया वो तो इनपुट होता है ना, और जो उसने दिया वो आउटपुट होता है, तो आउटपुट डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। अब डब्ल्यू नेट हमने देखा अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो डब्ल्यू नेट की जगह पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस हीट इंजन की जो इफिशियंसी है, इस हीट इंजन की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हो जाएगी हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट था वो कह रहा है कि अगर एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करता, मतलब दूसरा रिजर्वायर होता ही नहीं, दूसरा रिजर्वायर नहीं होता तो Q2 नहीं होता। इसका मतलब अगर Q2 जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए Q2 जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो होगी। इसका मतलब इफिशियंसी कितनी हो गई, 1, और Q2 जीरो होने का मतलब क्या है, Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट जो है वो Q1 के बराबर हो जाएगा, और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे 100%। तो 100% इफिशियंसी पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। इसीलिए ये स्टेटमेंट बोलता है कि हम ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो कि एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करते हुए, साइकिल में ऑपरेट करते हुए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो जो डिवाइस है उसकी जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 100%, एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मतलब अगर हमने कोई ऐसा डिवाइस बना लेते हैं जो एक ही रिजर्वायर से इंटरेक्ट करते हुए वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जिन्होंने दिया था इसका वायलेशन हो जाएगा, इसका विरोध हो जाएगा। वायलेशन मतलब इसका विरोध हो जाएगा। ठीक है, तो
जो लॉ है मतलब वो फेल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कोई डिवाइस बना लिया तो ये जो लॉ है वर्षों से चला आ रहा है ये फेल हो जाएगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग तो अगर आप चलेंगे तो फिर ऐसा कोई डिवाइस आप नहीं बना सकते कि वो एक ही रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट करते हुए कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कोई डिवाइस बना लिया तो उस तरह की मशीन को हम बोलेंगे PMM2। जो हमने बताया था पहले PMM1, तो इसको हम बोलेंगे PMM2। PMM2 की क्या क्या मतलब है? PMM2 इसका मतलब एक परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मतलब काल्पनिक मशीन हो जाएगी ये। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड जो है वो एक काल्पनिक मशीन हो जाएगी, और काल्पनिक मशीन इम्पॉसिबल है। तो अगर हमने ऐसी कोई डिवाइस बना ली तो हम उसको बोलेंगे PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। एंड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो परपेचुअल मोशन मशीन क्या है? वो वॉल्यूशन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या थी? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड थी वॉयलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब अगर हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बना लेते हैं तो फिर वो जो मशीन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट करेगी, वो लॉ खत्म हो जाएगा। और अगर सेकंड काइंड बना लेते हैं तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉयलेशन करेगी, और सेकंड लॉ स्टेटमेंट जो है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।